नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया और सुशासन के तौर पर 3 विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदया की एशन प्राप्त हुई और ये तीनों विधेयक जो हैं वो रेडिकली चेंज है, ओवरहाल किया गया, एक नया आपके पास संहिता और अधिनियम के तौर पर लाया गया। यद्यपि इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। ये जो संहिताएं हैं आपकी वो 2 है और एक एक्ट है आपका। पहला जो है वो भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023। दूसरा जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और तीसरा जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। BNS भारतीय न्याय संहिता ये रिप्लेस करती है इंडियन पेनल कोड को 1860 का। BNSS कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को 1973 को रिप्लेस किया और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहाल किया गया। ये जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था ये कॉलोनियल लॉ और कॉलोनियल माइंडसेट्स को रिप्रेजेंट करता था। इसे लाने के पीछे का जो पर्पस था इसकी बहुत सारी लैकुनॉज को दूर करना था। जैसा कि जूरिस्प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है, लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड वाइस वर्सा। लॉ जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक इंस्ट्रूमेंट है और यदि सोसाइटी में भी रिक्वायरमेंट्स है और डिमांड है तो उसके लिए भी नए लॉ की जरूरत होती है। यानी लॉ जो है वो सोसाइटी को चेंज करता है एंड द डिमांड ऑफ द सोसाइटी आल्सो ब्रिंग्स द न्यू लॉज। यानी सर्कमस्टांसेस जो है वो लॉ को क्रिएट करती है। हमारे यहां ये जो लॉज हैं आपके, ये लगभग 150 साल पुराने कानून और ये सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप इन्हें ढालने के लिए इन नई संहिताओं और अधिनियम को लाया गया, जैसे 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट की एसेंट प्राप्त हुई। यद्यपि इन्हें अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, इन्हें अभी इन्फोर्स नहीं किया गया है, इसके लिए एक अलग से डेट आएगी और आज हम इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यदि मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करूं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके लिए 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं आपके पास। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पहला जो है वो इंडियन पेनल कोड 1860 का है। दूसरा जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC ये 1973 का, और इसके पहले मैंने बताया इसके पहले ये जो था वो 1898 का था। और तीसरा जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट ये 1872 का था। ये तीनों लॉज जो आए थे वो कॉलोनियल एरा में आए थे, कॉलोनियल माइंडसेट्स को रिप्रेजेंट करते थे और इसी कॉलोनियल माइंडसेट्स को डीकोलोनाइज करना, कॉलोनियल लेगेसी को समाप्त करना, इंडियननेस को ले आना, इन 3 विल्स का पर्पस था। तीनों कानून जो आपके यहां आ गए हैं इसका पर्पस था कि ब्रिटिश लीगेसी को समाप्त करना, उसके माइंडसेट को समाप्त करना। यानी आप देखोगे तो पर्पस जो है इनका, पर्पस जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर करना था। इनका जो पर्पस था वो एक्यूज्ड को पनिश करना था। इनका जो पर्पस था, जो पनिशमेंट देने का पर्पस था, वो डिटरेंस थ्योरी ज्यादा था, रिफॉर्मेटिव कम था।
यानी डिटरेंस थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट मीन्स कि ऐसे पनिश करने पर बाकी लोग जो हैं वो अपराध करने से डरेंगे, यानी लेस रिफॉर्मेटिव, मोर डिटरेंट और रेट्रिब्यूटिव इन अ नेचर। लेकिन आपके यहां जो संहिताएं और ये अधिनियम आया है, इसका वर्जन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज हो चुका है। आपके यहां मैं बताऊं कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और हमने कुछ कोर प्रिंसिपल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर करने का ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और राइट को सिक्योर करते हैं। इन तीनों कानूनों के द्वारा हम संविधान की मूल भावनाओं को प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारी आकांक्षाओं को जो संविधान के अनुरूप है उसके स्पिरिट को ट्रू सेंस में लागू करेंगे और इनके पीछे मैं कुछ प्रोविजन के बारे में बात करूंगा। तो पहली चीज ये कि इन्हें लाया क्यों गया, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इन क्रिमिनल लॉज को पूरी तरीके से बदल दिया गया। जनरली किसी भी लॉ को यदि अमेंड किया जाता है तो पैचअप वर्क माना जाता है और पैचअप वर्क ये जो 150 साल पुराने कानून थे उनके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये नीड हुई, ये डिमांड हुई कि इन्हें पूरी तरीके से भारतीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के अनुरूप बनाया जाए, देखा जाए कि ऐसा क्या बातें यहां पे आई। यदि मैं आपसे बताऊं कि पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस का जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है इन तीनों कानूनों के द्वारा। पहली बात आप देखें तो मैं आईपीसी की बात करूं, आईपीसी आपका सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए प्रोसीजर जो लेट डाउन करता है वो सीआरपीसी करता है, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है। यानी ये इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी तीनों मिल करके जो है वो आपके किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट, पनिश और उन्हें दंड दिलाने का कार्य करते थे। लेकिन इसका जो वर्जन था, जो पर्पस था, वो एक्यूज सेंट्रिक था। एक्यूज सेंट्रिक यानी यहां पे जो पनिशमेंट देने का जो पर्पस था वो एक्यूज को पनिश करने का था, ना कि विक्टिम को जस्टिस दिलाने का पर्पस था। यहां पे पनिशमेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो डिटरेंस था, रेट्रिब्यूटिव था, लेस रिफॉर्मेटिव था। जबकि नई कानून में आपका जो पर्पस है वो विक्टिम सेंट्रिक है। यहां ये विक्टिम सेंट्रिक हो गया। यानी जो आपका बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून ओरिएंटेड है, विक्टिम्स फ्रेंडली है, सिटीजन ओरिएंटेड है, स्पीडी है और सिंपल है। यानी पूरा का पूरा वर्जन जो है वो शिफ्ट कर गया। यात्रा जो हुई वो एक्यूज सेंट्रिक से कहा ये आपके विक्टिम सेंट्रिक। पहले पर्पस था एक्यूज को पनिश कराने का, अब जो पर्पस है वो विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करने का, विक्टिम्स के राइट्स को, विक्टिम्स के लिबर्टी को इंश्योर करना। और इस तरीके से ये भारतीय संविधान के अनुरूप दिखता है। ये कैसे दिखेगा, अभी किन किन प्रोविजनों के द्वारा इन सारी चीजों को चेंज किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसे लाया गया। तो पहली चीज आप जानिए कि यहां लाने का जो पर्पस था वो प्रोसिक्यूशन में डिले, जो प्रोसिक्यूशन है उसमें डिले था। इन्वेस्टिगेशन जो है उस प्रोसेस में डिले होता है। देयर वाज नो टाइम लिमिट्स, कोई टाइम लिमिट्स नहीं था। कुछ ऑफेंसेस को मैं छोड़ दूं तो सीआरपीसी में कहीं भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था।
कि अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट लिमिट्स, अप टू व्हाट टाइम इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड, ऐसा नहीं मेंशन था। तो इन्वेस्टिगेशन में डिले था, प्रोसिक्यूशन में डिले था। पेंडेंसी ऑफ द केस, पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस, ये जो केसेस थी उनमें पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और लो कन्विक्शन रेट, लो कन्विक्शन रेट, यानी एक्यूज्ड का कन्विक्शन जो था वो कम था ड्यू टू द लैकनेस ऑफ द एविडेंसेस। क्योंकि हमने अपने यहां जो सिस्टम इवॉल्व करा है, हमने एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस को अडॉप्ट किया है, यानी जजेस का जो रोल है वो न्यूट्रल रोल होता है एंड दे हैव टू बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, और एविडेंस यदि प्रॉपरली यदि उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया तो कन्विक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगा। तो ये आपके क्रिमिनल सिस्टम में ये आपके लैकुनाज है, इन्वेस्टिगेशन डिले, प्रोसिक्यूशन में डिले, प्रेगनेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस जो है वो मैक्सिमम एंड द लो कन्विक्शन रेट। और इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया, इन्हें रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया हमारे इन नए कानूनों के माध्यम से, और इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया इन कानूनों के द्वारा। और नए कानून में आप जब देखोगे तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला इंडियन पेनल कोड, और यहां पे है आपका BNS, भारतीय न्याय संहिता। यानी यहां पे जो आपकी यात्रा है वो पेनल से स्टार्ट हो रही है और ये कहां तक जा रही है, न्याय से जा रही है, न्याय तक, जस्टिस तक। ये मैंने बताया कि ये पूरे वर्जन को शिफ्ट कर रहा है, वर्जन को शिफ्ट कर दिया है। यानी यहां पे दंड से कहां तक चले आप, न्याय तक। और ये न्याय जो है, जस्टिस जो है, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिक्योर करने की बात करता है तीन तरीके के जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये न्याय सिक्योर किया जाएगा बाय द वे ऑफ लॉ, बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि इसका जो पर्पस था वो डिटरेंस था, इसका जो पर्पस था वो रेट्रिब्यूटिव था, लेस रिफॉर्मेटिव है, और इसका जो पर्पस है, यहां पनिश करने का जो पर्पस है वो न्याय दिलाने का है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही चेंज हो गया। दूसरी बात, ये जो था ये एक्यूज ओरिएंटेड है और ये जो है वो विक्टिम फ्रेंडली है, विक्टिम फ्रेंडली है। वर्जन शिफ्ट ये कॉलोनियल माइंडसेट को शो कर रहा है, कॉलोनियल माइंडसेट और लेगेसी को मजबूत करता है। और ये जो है इंडियननेस को, इंडियननेस को यानी भारतीयता को स्पष्ट करता है, भारतीयता की बात कर रहे हैं। यहां पे जब आप क्रोनोलॉजी के तौर पर आप देखोगे आईपीसी में, तो यहां पे सबसे पहले स्टेट्स को इंश्योर किया गया, स्टेट को स्ट्रॉन्ग किया गया, इंपावर करने का प्रयास किया गया। यहां पे आप देखोगे तो बीएनएस में जो प्रायोरिटी दी गई है वो चाइल्ड के प्रायोरिटी दी गई है, यानी चैप्टर्स में देखोगे क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, तो यहां पे स्टेट पहले आता है। यानी ब्रिटिश जो इंपेरियलिज्म है उसे एक्सपैंड करना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना था, उसे मजबूत करना था। जबकि यहां पे जो इंश्योर किया गया है वो चाइल्ड्स को किया गया है, वुमेन्स को किया गया है, पर्सन को किया गया है, यानी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हुई है। मैंने आपको दिखाया कि होल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम इंडियन पैनल कोड टू द भारतीय न्याय संहिता इट चेंज्ड, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो आपका पूरी तरीके से बदल चुका है। वर्जन चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, एक्यूज फ्रेंडली से यह विक्टिम फ्रेंडली हो जाएगा। और ये कैसे होगा, किन चीजों के माध्यम से,
तो ये इन्हीं कानूनों के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और आप देखें कि आपके वीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो आपके सोसाइटी में दिख रहे थे, उन्हें एज अ ऑफेंस डिक्लेयर किया। मैं उनमें से कुछ की बात करता हूं। जो टेररिज्म है उन्हें लाया गया, मॉब लिंचिंग को लाया गया है। मॉब लिंचिंग ये नहीं था, स्नैचिंग के ऑफेंस को बनाया गया। यहां पे टेररिज्म को, मॉब लिंचिंग को, स्नैचिंग को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऑफेंस बनाया गया। कम्युनिटी सर्विस, ऑल्सो कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। अभी तक आपके यहां जो पनिशमेंट थे वो इंडियन पैनल कोड में वो 5 थे: डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। 5 तरीके के पनिशमेंट बताए गए थे। ओरिजिनली 6 थे। डिपोर्टेशन फॉर द लाइफ, उसे समाप्त किया गया। 5 थे। अब उसमें कम्युनिटी सर्विस को लिया गया। ये प्रोविजंस जो है वो आपके इंडियन पैनल कोड में जोड़े गए और जिसके चैलेंजेस आपको अक्सर आपके सोसाइटी में, इट मीन्स कि भारतीय न्याय संहिता ये इंपावर्ड होगी इस बात के लिए कि इन ऑफेंसेस और इन ऑफेंडर्स को पनिश कर सकेगी और समाज को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेगी और लोगों के अधिकार, लिबर्टी को सिक्योर कर सकेगी और उनके साथ जस्टिस कर सकेगी। मॉब लिंचिंग इज ऑल्सो स्नैचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज। कुछ चीजें इसमें जो है वो रिपील की गई हैं, जैसे सेडिशन जो वर्ड था उसे रिपील किया गया। इसके स्थान पर एनी एक्ट्स व्हिच एंडेंजर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया वर्ड्स को जोड़ा गया। सेडिशन ये 124A में आईपीसी में था और ये अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 150 में रखा गया और यहां पे एक्ट इन डेंजर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन के बारे में। और यहां पे ये अनडेमोक्रेटिक प्रोविजन था जिसे रिपील किया गया भारतीय न्याय संहिता में, ये आपको नहीं मिलेगा। यानी अब आपके द्वारा ऐसा कोई एक्ट किया जाए जो कि आपके इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होता है, जो आपके यूनिटी के अगेंस्ट हो, सॉवरेनिटी के अगेंस्ट बात होगी, वो बात पनिशेबल होगी। यानी स्टेट को एम्पावर्ड किया गया यहां पे। लेकिन इन चीजों को, ये जो आपका सिस्टम है, ये कैसे अचीव किया जा सकता है, इन लैकुनॉज को कैसे दूर किया जाता है, क्रिमिनल जस्टिस को कैसे इंपावर किया जा सकता है, तो आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंटिव जो लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ का इन्फोर्समेंट ही उसे स्ट्रांग बनाता है। इसका मतलब आपका प्रोसीजर जो होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज द सब्सटेंटिव लॉ इज वर्थलेस एंड फ्रूटलेस। देयर इज नो मीनिंग ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का कोई अर्थ नहीं होगा यदि आपका प्रोसीजरल लॉ जो है वो इफेक्टिव नहीं है। फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड इफेक्टिव। ये इफेक्टिव होना चाहिए। और इसी के क्रम में आप देखिए, जो आपके यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है 2023, ये बहुत ही इफेक्टिव है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और विक्टिम्स को जस्टिस और उनके राइट और लिबर्टीज को प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। अब आप देखें, जनरली आप देखते हैं कि कोई भी यदि ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंस कमिट होने के बाद से उसकी या तो एफआईआर किया जाएगा या तो एनसीआर किया जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, या तो उसकी कंप्लेंट होती है और या तो उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। इसका मतलब ऑफेंस कमिट हुआ है और इसकी इंफॉर्मेशन बाय दीज
मीडियम्स ये पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को दी गई है, और पुलिस ऑफिसर को यदि ऐसी सूचना इनके माध्यम से मिली है तो उसके लिए अब इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये चार्जशीट फाइल करेंगे या नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट लगाते हैं यदि कोई ऑफेंस कमिट नहीं होता है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद से उस पर मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है। मैं एक सामान्य बातें आपको बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको। कॉग्निजेंस लिया गया और कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद जो है उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। यानी किसी भी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के 3 स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो इंक्वायरी का होता है, और इंक्वायरी के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो ट्रायल होता है। यानी प्री ट्रायल लेवल की बात करूं तो ये 3 स्टेप से होकर के आपको गुजरना है। इन्वेस्टिगेशन आपको पता है कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग होती है, ये पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट वो करता है। इंक्वायरी और ट्रायल जो है ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और इसलिए ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती हैं दोनों स्टेप। अब आप देखें, यानी एफआईआर यदि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है तो विद इन 3 डेज आपको एफआईआर लॉन्च करना होगा। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टाइम को फिक्स किया गया, टाइम लिमिट्स बना दिया गया है, और जिससे हमारा जो प्रोसीजर होगा वो स्पीडी होगा। और आपको यह पता है कि स्पीडी ट्रायल ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी इस प्रोसीजर के माध्यम से आपके राइट्स को इंश्योर किया गया, आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का प्रयास किया गया है। मैं फर्स्ट स्टेप से बात करता हूं, आप देखें, इसका मतलब कि इन्वेस्टिगेशन यानी एफआईआर, आपको इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन के बाद आपको एफआईआर जो लॉन्च करना है वो विद इन 3 डेज आपको कर देना है, और एफआईआर के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट करना है उसके लिए टाइम लिमिट्स है आपके, वो टाइम लिमिट्स आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन आपकी कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, चार्जशीट यानी कितने दिन में फाइल करना है, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट आपका बताया गया है वो 90 डेज। यानी विद इन 90 डेज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर हैज टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनली सबमिट टू द चार्जशीट। यानी प्रेस्क्राइब्ड टाइम में आपको क्या करना है, चार्जशीट फाइल करना है उसके बारे में। ये टाइम लिमिट्स हो गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए 90 डेज में अगेन, और यदि चार्जशीट फाइल हो गई है, अगला स्टेप, चार्जशीट फाइल हो गई 90 डेज में, तो 14 डेज में, विद इन 14 डेज मजिस्ट्रेट को इस पर कॉग्निजेंस लेना होगा। मजिस्ट्रेट विद इन 14 डेज इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे। यानी इनके लिए भी टाइम लिमिट्स दे दिया गया है, और यदि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो उस पर जो चार्ज की फ्रेमिंग करता है, चार्ज की फ्रेमिंग कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद इनकी क्या करनी होगी, आपको चार्जशीट, चार्ज की फ्रेमिंग करनी होगी, नॉट अ चार्जशीट, चार्ज को फ्रेम करना होगा। ये चार्ज की जो फ्रेमिंग है आपकी वो 60 डेज में कर देना है, विद इन 60 डेज चार्ज को फ्रेम भी करना है। आप देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप को फिक्स कर दिया गया है टाइम के द्वारा, उसके टाइमलाइन को जो है वो फिक्स किया गया। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन मिली है तो विद इन 3 डेज यू हैव टू लॉन्च द एफआईआर, एंड आफ्टर द लॉन्चिंग द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, और चार्जशीट फाइल हो गई तो 14 दिन के अंदर उस पर मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना होगा, और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो उस पर चार्ज की फ्रेमिंग जो करनी है वो 60 डेज में कर देनी है, 60 डेज में कंप्लीट करना है आपको। और ईच एंड एवरी स्टेप्स, यानी फ्रॉम केस डायरी टू द promulgation or pronouncement of the judgment is to be digitized, इसे
डिजिटाइज्ड किया जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको 3 दिन के अंदर ये काम कर देना है, 90 डेज में ये काम कर देना है, 14 डेज में आपको ये काम करना है और 16 डेज में आपको चार्ज की फ्रेमिंग कर देनी है। और हर स्टेप जो है वो डिजिटाइज्ड होगा, यानी एफआईआर से लेकर के जो जजमेंट है उसे ऑनलाइन किया जा सकेगा। इनिशियली हमारे यहां जब जो पुरानी सीआरपीसी थी, पुरानी क्या अभी तो नहीं ही है, यानी जो आपकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है जो बदलने वाली है, उसमें ये प्रोसीजर था कि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज द ट्रायल कैन नॉट बी कंडक्टेड। एक्यूज के एब्सेंस में जो है वो ट्रायल को कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह स्पष्ट किया है कि यदि वो विद इन 90 डेज अपीयर नहीं हो जाता है कोर्ट में, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज उसे ट्रायल किया जा सकता है, उसका ट्रायल किया जा सकता है, यानी ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसे कन्विक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है और उस प्रोसीडिंग को एक्सपेडाइट किया जा सकता है। यानी यहां पे इस प्रोसीडिंग्स को आपकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो आपकी मैंने पहली चीज बताया कि डिले इन प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में डिले होता था, जिसके लिए पहले कोई टाइमलाइन नहीं थी, कोई टाइम फिक्स नहीं था, ये दोनों चीजें उससे दूर करने का प्रयास किया गया। और मैंने बताया कि ये जो आपकी इंक्वायरी और ट्रायल है, इंक्वायरी और ट्रायल का जो लेवल है, ये डिजिटल मीन्स से, डिजिटल माध्यम से भी कंडक्ट किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इनका ट्रायल और इंक्वायरी पॉसिबल है। ये भी इनहांस करेगा, स्पीडी ट्रायल को ये प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा। यहां पे देखिए एफआईआर जो है, एफआईआर में दो प्रोविजन इंश्योर किया गया। पहले आपके 1973 के जो सीआरपीसी है उसमें जीरो एफआईआर का टर्म नहीं है और ई एफआईआर के बारे में प्रोविजन नहीं था, ये केस लॉज के थ्रू आए थे आपके। ई एफआईआर आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो एफआईआर और ई एफआईआर दोनों के बारे में प्रोविजन किया गया है। ई एफआईआर वुमेन्स को इंपावर करेगा ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस में कि जो कि महिलाएं एफआईआर करने से विरत रहा करती थी, उन्हें हेजिटेट करती थी वहां पे जाने के लिए पुलिस स्टेशन में, उनको इस ईएफआईआर के माध्यम से जो है आसानी होगी, वो एम्पावर्ड होंगी। जीरो एफआईआर के बारे में प्रोविजन नहीं था। जीरो एफआईआर का मतलब कि ऑफेंस जो है वो यक्स प्लेस पर कमिट हुआ है, तो आप जो है यक्स प्लेस पर ही एफआईआर नहीं करेंगे, ऐसा कोई जुरिस्डिक्शनल बार नहीं है। किसी वाई जेड प्लेस पर एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है और जहां पे एफआईआर लॉन्च किया गया वाई या जेड से, तो उस एफआईआर को सेंड कर दिया जाता है जहां पे ऑफेंस हुआ है, जिसके जुरिस्डिक्शन में ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, और इस तरीके की एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। तो आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हो, जीरो एफआईआर हो जाएगा। ई एफआईआर वुमेन को एम्पावर्ड करा, इसका भी प्रोविजन हो गया, जो कि इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोसीजर है। एफआईआर विद इन अ टाइम आपको लॉन्च करना है, इन्वेस्टिगेशन विद इन अ टाइम आपको करना है, उसके बाद से आपको कॉग्निजेंस विद इन अ टाइम लेना है और ट्रायल जो है उसे कंप्लीट करना है, चार्ज की फ्रेमिंग आपको विद इन अ टाइम करना है, जजमेंट्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, जजमेंट को भी आपको विद इन अ टाइम जो है वो प्रोमलगेट करना है। और मैंने बताया कि कोई भी ट्रायल और इंक्वायरी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी कंडक्ट किया जा सकता है, इसके लिए प्रोसीजर स्टैब्लिश किए गए हैं। यानी प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक अब आप देखें जरा कि अभी तक जो इंफॉर्मेंट होता था, इंफॉर्मेंट को ही एफआईआर की कॉपी दी जाती थी, अब इंफॉर्मेंट को नहीं, अब विक्टिम को भी, विक्टिम को केस डायरी से लेकर के, केस डायरी से लेकर के जजमेंट तक की जो कॉपी है, जो डिजिटाइज होगी, इसे विक्टिम को देना होगा। विक्टिम इस चीज को प्राप्त कर सकता है। एंड व्हाट इज द अपडेट इन इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज द अपडेट इन प्रोसीडिंग्स। केस डायरी और जनरल डायरी दो चीजें होती हैं। केस डायरी का मतलब कि जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होती है, जिसे डे टू डे वो मेंटेन करता है, तो ये चीजें भी जो है वो डिजिटाइज होंगी, जजमेंट भी डिजिटाइज होगा और ये काफी
ऑफ विक्टिम्स को भी, यहाँ पे ये विक्टिम्स के राइट को इंश्योर कर रहा है कि उसे भी इस बात का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसकी प्रोसीडिंग में कहां तक जो है वो प्रोग्रेस हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहां आपके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्पीडी बनाया गया। अभी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं था, उसके टाइम लिमिट्स को फिक्स किया गया। यहां पे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को आपके सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था। पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या है, इस बात को इंश्योर किया गया, इस बात को डिफाइन किया गया है। पुलिस कस्टडी क्या होगी और जुडिशियल कस्टडी क्या होगी। यहां ये आपके जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो आपके बिल्स थे, जिन्हें अब संहिता और एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं जो हमारे विक्टिम्स के राइट को इंश्योर करते हैं, जस्टिस को इंश्योर करते हैं, उनकी लिबर्टी को इंश्योर करते हैं। यहां पे न्याय सिर्फ एक विक्टिम को ही नहीं, एज वेल एज एक्यूज्ड को भी न्याय उपलब्ध कराई जाएगी, उनके भी राइट्स को जो है वो इंश्योर किया गया है। राइट इंश्योर किया गया है। अब आप जानते हो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 20 है, 21 है, 22 है, ये जो क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करता है। यहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, पर्सनल लिबर्टी और ये राइट ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट के बारे में बात करता है। और इन एस्पिरेशंस को भी कंप्लीट किया गया, यानी यहां पे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया है। पुलिस जो है उसको अकाउंटेबल बनाया गया, यानी इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी इस बात की। इसका मतलब एक्यूज के जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे। यहां इस संहिता के द्वारा उसकी पर्सनल लिबर्टी और उसके राइट्स भी जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो आपके आमूलचूल परिवर्तन है। और एक महत्वपूर्ण चीज आपकी यहां पे कि जो भी चीजें सर्च और सीज की जाएंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि जिन चीजों को आप सर्च करेंगे, यानी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या सर्च अथॉरिटी जो है सर्च कर रही है या सीज कर रही है, उससे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उस मटेरियल्स को, उस थिंग्स को वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी विद इन 24 आवर्स। यदि उसके राइट्स को इंश्योर करता है, यानी जो भी सर्च में सीज किया गया है चीजें, ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध करा दिया जाए। अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कन्विक्शन रेट था आपका, वो कन्विक्शन रेट बहुत लो था। रीजन उसके पीछे क्या था कि एविडेंसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते थे। अब ये स्पष्ट कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कि 7 साल या उससे ऊपर का एबव 7 इयर्स और मोर देन 7 इयर्स से एबव का यदि कोई भी ऑफेंस होगा, ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है, तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। फॉरेंसिक एविडेंस मस्ट बी कलेक्टेड बाय द फॉरेंसिक अथॉरिटी। यानी 7 साल या 7 साल से ऊपर का यदि कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है, तो फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक जो आपके एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाएगा। मैंडेटरी प्रोविजन है और इससे एविडेंस के डिस्ट्रॉय होने, डिसअपीयर होने, यानी मैंडेटरी है, उस स्पॉट पर जाएंगे और फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, तो इससे एविडेंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा, प्रोसिक्यूशन जो है वो मजबूत होगा और कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ेगा और विक्टिम को न्याय उपलब्ध हो पाएगी। ये जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम को पैदा करता है। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम को, यानी अभी तक कोर्ट की जो हायरार्की थी, कोर्ट की हायरार्की में आप देखें तो पहला सेकंड क्लास, जेएम जो है वो सेकंड क्लास, और उनसे जो बड़ा है वो आपका जेएम फर्स्ट क्लास, इनसे जो बड़े हैं वो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगेन आपके असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और फिर सेशन जज। ये यानी जिले की आपकी हायरार्की है। और ये जो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं,
ये हर स्टेट में नहीं होते थे, यानी कुछ स्टेट में सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट होता है और कुछ स्टेट से फर्स्ट क्लास से, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। और जहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पे MCMM होते थे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जो JM फर्स्ट क्लास है वो आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, यानी इनको भी समाप्त कर दिया गया है। ये हायरार्की में जो डिफरेंसेस थे वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वन कर दिया गया है, यूनिफॉर्मिटी लाया गया है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द विक्टिम हैज टू बी सबमिटेड कोर्ट विद इन द 7 days। यानी आज की डेट में यदि अब कोई रेप विक्टिम है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसे 7 दिन के अंदर, यानी 7 days, विद इन 7 days जो है उसे सबमिट करना होगा उस मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट के सामने। यानी विक्टिम्स के राइट यहां पे भी सिक्योर हो रहे हैं, इंश्योर हो रहे हैं। यानी इसके पहले मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए कोई टाइमलाइंस नहीं थी। ये प्रोविजन जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो एज अ एविडेंस जो है वो प्राप्त किए जाएंगे, उन्हें कंसीडर किया जाएगा एज एविडेंस। यहां police report on the victim made the compulsory victim is to be informed the progress in an investigation। तो आपने ये देखा कि इन माध्यमों से जो भी हमारे लॉज थे, जो कॉलोनियल एराज के जो लॉ थे, उनमें क्या किया गया, आमूलचूल परिवर्तन किया गया, टाइमलाइन को फिक्स किया गया, ट्रायल को इनहांस किया गया, पुलिस रिपोर्ट्स को ट्रांसपेरेंट किया गया, उनके इन्वेस्टिगेशन को फेयर किया गया। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो वहां पे उसके प्रियम्बल में ही स्पष्ट कर दिया गया है, पहली चीज लिख करके बताई गई है, टू कंसोलिडेट द जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ द फेयर ट्रायल। यानी इस एविडेंस का जो उद्देश्य होगा, जो साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य होगा, वो फेयर ट्रायल को इंश्योर करना होगा, विक्टिम को न्याय दिलाना होगा। मैंने आपसे कहा कि इन 3 कोड के द्वारा, इन 3 कानूनों के द्वारा जो आपकी लिबर्टी है, जो आपके राइट्स हैं, जो आपके साथ न्याय है, इन चीज को इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू है। मैंने आपको बताया कि ये तीनों कानून जो है इन चीजों को इंश्योर करते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हैं और हमारी भारतीय जनता और मनोभावों के अनुरूप है, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविजन है वो हमारे इंडियननेस को क्रिएट करेंगे, कॉलोनियल लीगेसी को समाप्त करेंगे, उनके माइंडसेट को समाप्त करेंगे। इट इज अ जस्ट अनशैकल्ड द लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म। ये जो कानून थे उन्हें समाप्त करके हम इसे और भी इफेक्टिव बनाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ जो चैलेंज पोस्ट किया गया है वो ये है, जहां पे इनका क्रिटिसिज्म है कि कुछ अभी भी ऐसे प्रॉब्लम है। देखिए, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है वो ये बताता है कि लॉ की वैलिडिटी जो चेक की जाती है वो उसके फंक्शन और इफेक्ट के आधार पर किया जाता है। फंक्शन एंड इफेक्ट, यानी किसी लॉ का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी वैलिडिटी वैसे ही चेक हो जाएगी। इसका मतलब यदि लॉ का इंपैक्ट सोसाइटी पर बेहतर है, उसका फंक्शन बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में वो लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है ऐसा। तो कहने का मतलब किसी भी लॉ का इंप्लीमेंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा। मेयर द लॉ और लेजिस्लेट द लॉ इज नॉट सफिशिएंट। अभी इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी है। अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये आपके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है, राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करेगा। यानी मैंने आपसे बताया कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, जो डिजिटल
एविडेंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उन्हें एज अ एविडेंस जो है वो स्वीकार किया गया है। And the sometimes also intercept the right to privacy, which is a fundamental right under Article 21. जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 150 में आपको बताया कि ऐसा कोई भी एक्ट जो इंडेंजर कर सकता है आपकी सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी बातें कही गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऐसी बात यदि उन्हें लग रहा है तो उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उस बात को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इससे राइट टू प्राइवेसी जो है वो ब्रीच कर सकती है। यहां पे पुलिस के पास जो पावर दिया गया है वो पुलिस पावर्स को इनहांस किया गया है, पुलिस पावर भी इनहांस किया गया है, जिससे आपके राइट्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, राइट्स, ये जो चैलेंजेस हैं आपके। दूसरा, यहां पे जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हर पुलिस स्टेशन जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक दूसरे से जुड़े होंगे, कोर्ट जो हुए हैं वो आपस में जुड़ी होंगी, और इन सारी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। देयर इज एग्जॉस्टिव एंड एक्सटेंसिव नीड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस बात की जरूरत होगी। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है कि सारी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो यदि उन्हें डिजिटाइज करना है पूरी तरीके से। तो अगेन जो पुलिस है उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होगी, जो लॉयर्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि अभी एक चैलेंज के तौर पर होंगे आपके। तो मैंने आपको बताया कि राइट टू प्राइवेसी आपकी जो है वो ब्रीच हो सकती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स लैकुनाज हो सकते हैं, जिससे इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिले हो सकता है। ये चैलेंजेस हैं, और इन्हीं के साथ मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक चीजें। आप ये समझ लें कि पहली बार इसे 11 अगस्त को जो है वो लोकसभा में लाया गया था, 11 अगस्त 2023 में। जो फैक्चुअल चीजें हैं कुछ जान लें आप, मैंने आपसे कोई फैक्चुअल चीजों की बात नहीं करी। 11 अगस्त को आया था, फिर इसे पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसे फिर से विड्रॉ करके री इंट्रोड्यूस किया गया, और इसीलिए इसे भारतीय न्याय संहिता सेकंड बोला जाता है। ये तीनों जो बिल्स थे उन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको भी सेकंड, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भी जो है वो सेकंड बोला गया। और फिर फाइनली लोकसभा के द्वारा, एलएस के द्वारा इसे 20 तारीख को, और आरएस के द्वारा इसे 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, और फाइनली इस पर जो एसेंट मिली है वो 25 दिसंबर 2023 को जो है वो प्रेसिडेंट की एसेंट्स मिल चुकी है। और यदि ये नोटिफाई हो जाता है तो कुल मिलाकर के यदि कंक्लूजन में बात करूं तो ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्या कर रहा है, चेंज करता है, उसे स्पीडी बनाता है, उसे मोर इफेक्टिव बना रहा है, उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप बना रहा है। यहाँ जो डिमांड ऑफ द सोसाइटी है, जो डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसे इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और हमारी इन आकांक्षाओं को पूरा करता है। इस तरीके से जो आपका एक्यूज सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो अब विक्टिम सेंट्रिक हो गया है, जो पेनल सेंट्रिक था वो अब जस्टिस सेंट्रिक हो चुका है यहां पे, और कॉन्स्टिट्यूशंस को फेवर करने वाला हो गया है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इनके बारे में हम आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। एक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था, इन चीजों के आधार पर अब डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।